तो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ कुछ यूथ यहाँ पर मौजूद है। हम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के आसपास हैं। ये विजयनगर का इलाका है और नया इंदौर है, तो नया दौर है। चूंकि इंदौर है तो बात इंदौर की होगी और इंदौर के युवाओं की होगी। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब आपसे, आप इंदौर से ही हैं? पहले तो ये बताएं। मैं इंदौर से नहीं हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं सीहोर जिले से हूँ। सीहोर से हैं। सीहोर का गेहूँ बड़ा अच्छा होता है। जी जी जी, बहुत आपने फेमस सुना है ऐसा? है। वहाँ का शरबती गेहूँ बहुत फेमस है। शरबती गेहूँ बड़ा अच्छा है। जी। क्यों फेमस है सीहोर का गेहूँ? शरबती गेहूँ इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो स्टैंड आउट करता है क्योंकि हमारा वेदर उसे सपोर्ट करता है। अगर हमारा वेदर जो है बहुत एप्ट है वीट प्रोड्यूस करने में, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो फर्निशिंग है वो बहुत अच्छी है। अच्छा, सीहोर के मौसम में और इंदौर के मौसम में क्या अंतर है? लगभग सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अच्छा, हम चूंकि बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, है ना, आज मैं आपके बीच आया हूँ, बात कर रहे हैं युवाओं के मुद्दे को लेकर के। अभी आप मौजूदा अभी क्या कर रहे हैं? मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे जी, मैं मेरा मास्टर परस्यू कर रहा हूँ। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। अभी मैं LLM कर रहा हूँ। हैं? तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कानून के ज्ञाता मेरे पास इस वक्त खड़े, मैं कह सकता हूँ। जी, कह सकते हैं। अच्छा, हम मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश, आप क्योंकि सीहोर से आप हैं तो आपने सीहोर का भी मौसम देखा है, यहाँ का भी देखा, सियासी मौसम भी देखा, राजनीतिक मौसम भी देखा। क्या कहेंगे युवाओं को लेके? बीजेपी आज कहाँ खड़ी है और कांग्रेस कहाँ खड़ी है? आपके क्या विचार है? जी, युवाओं को लेके उनके मेन जो उनका कहने का मतलब है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन कैसा है, जनरेशन कैसा है, वैकेंसीज़ निकल रही नहीं निकल रही, कभी एग्ज़ाम होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न है क्योंकि कभी कभी डेट्स ऐसी होती हैं, आती हैं, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। इससे युवाओं का मनोबल टूटता है। अगर आपके पास 7 करोड़ की आबादी है मध्य प्रदेश में, तो आप उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अगर उनका रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटी दें, आप उनको देखें, आप उनकी नीड्स को जानें। अगर आप उनकी नीड्स को जान के उनकी वैकेंसी निकालेंगे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। और जिस हिसाब से अभी का वातावरण चल रहा है, तो अभी रिसेंटली पटवारी एग्ज़ाम हुई थी, जो कि इट वाज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न के आसपास आप देखते हैं कि लोग कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, बट वो एग्ज़ाम वॉज अ टोटल फेलियर। कभी स्कैम की बात हो रही है, कभी एन नंबर ऑफ मनी की बात हो रही है, आप इतने पैसे देंगे तो पटवारी बन जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके यूथ हमेशा बैकग्राउंड पे रहेगा, हमेशा मेहनत पीछे आ जाएगी। अगर किसी का पैसा किसी को ओवरशैडो कर देगा तो आप ये नहीं देख पाएंगे कि प्रतिभा बाहर आ पा रही नहीं आ पा रही। अगर आप प्रतिभा को आगे लाना चाह रहे हैं तो उनको प्रतिभा का अवसर दें, और प्रतिभा का अवसर समान तौर पे दें, सबको बराबर अवसर मिले, तो शायद ज़्यादा बेटर होगा। सरकार, नेता और भ्रष्टाचार के बीच में यूथ कहाँ खड़ा रहता है? यूथ सर हमेशा कंफ्यूज ही रहा है। अगर आप ये देखना चाहें तो यूथ हमेशा किसी सरकार से यही अपेक्षा करता है कि वो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैकेंसीज़ निकाले, उसकी अपॉइंटमेंट टाइम टू टाइम हो, सैलरीज टाइम पे मिलें। अगर वो इन सारी चीज़ों में जो है, या तो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, इसमें करप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एन अमाउंट ऑफ मनी आप दे दे तो आप कुछ बन जाएंगे। अगर ऐसी टाइप की चीज़ें फ्लोट करती रहीं तो आप कभी एक एक्सपीरियंस्ड यूथ को कभी बाहर ला ही नहीं पाएंगे। लेकिन सरकार कहती है हम बहुत निष्पक्ष हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। तो ऐसा लगता है आपको कि सरकारें जो दावा करती हैं वो सही होते हैं? जी, भ्रष्टाचार तो देखिए शायद हर एक सिस्टम में प्रिवलेंट है, हर एक सिस्टम में रहता ही है। इट इज़ एन इररिप्लेसेबल पार्ट, मतलब आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, वो रहेगा ही। बट उसे कितना कम कर सकते हैं वही एक सरकार का पार्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक कि अगर इतना प्रिवलेंट करप्शन होगा, जो हमें दिखता आ रहा है, जो एलिगेशन लगते आ रहे हैं, अगर वो चीज़ें लगना बंद हों और चीज़ें हम जाने कि अगर करप्शन कम से कम हो, एग्ज़ाम्स प्रॉपर कंडक्ट हों, वैकेंसीज ढंग से निकलें, तो शायद हमारा यूथ और ज़्यादा खुश होगा सरकार से। तो मैं आपके पास आऊँगा, आपकी बात सुन के। आपके साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? रोहित मुकाते। रोहित जी। रोहित भाई, इंदौर आप कब से रहते हैं? फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से मैं इंदौर बचपन से इंदौर, मतलब इंदौर ही हैं आप? जी जी जी। तो इंदौर में खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो क्या क्या मशहूर है, पहले तो ये बताइए। इंदौर तो आप शहरी खाने पीने के लिए बोल सकते हैं। हमारा सराफा देख लीजिए, छप्पन देख लीजिए, यहाँ कई प्रकार की चीज़ें आपको चटपटा स्वाद, हर कहीं पे भी जाओ इंदौर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। हमारा पोहा जलेबी देख लीजिए आप। यहाँ के नेता भी फेमस हैं? बिल्कुल। हमारे कौन से नेता फेमस हैं? आप हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। हमारे तुलसी सिलावट जी हैं, जो अभी तत्कालीन मंत्री भी है, और महेंद्र हाड़िया जी हैं। मतलब ऐसे तमाम नेता हैं जो बड़े फेमस हो चुके हैं, बड़े चेहरे हैं। अच्छा, ये यूथ में जगह बना पाए कि नहीं बना पाए? अब ये इसका आंसर एग्जैक्ट एक आपकी जो सोच है, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? ये नेता के मन में यूथ आता है, नहीं आता है? यूथ के मन में नेता जगह बना पाता है कि नहीं बना पाता है? नहीं बना तो पा रहा है।
कुछ नेता इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ जैसे बहुत सारे नेताओं ने अपना एक आप उनमें क्या छवि देखते, क्या चीज़ अच्छी दिखती है जो आप उनको पसंद करने लगते? हम लोग ऐसा कोई देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता है कि जो यूथ के बारे में सोचे, ऐसी सोच रखे जिससे देश आगे जाए, अच्छी योजनाएं लाए, पढ़े लिखे लोग जाएं, अच्छी पॉलिसीज़ बने। पढ़े लिखे लोग होना। जी जी जी। और अच्छी पॉलिसीज़ बने। अच्छी लच्छेदार बातें करने से लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काम भी होना चाहिए, लच्छेदार बातों से क्या होगा। बहुत सारे नेता हैं मध्य प्रदेश में, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो लोग प्रभावित भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है। अब देख लीजिए, अभी दोनों कांग्रेस, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने में लगी हुई है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की आपने, मुफ्त की रेवड़ियाँ। तो ये चीज़ मतलब लोगों को लुभाती है कि नहीं लुभाती है, युवाओं को खास तौर? नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं लुभा रही है। मेरे को ये चीज़ इतनी अगेंस्ट लग रही है। बीजेपी लगी हुई है कि भैया हम 1000 रुपये से चालू करेंगे, लाडली बहनों को देना 1200-3000 तक ले जाएंगे। फिर कमलनाथ जी ने बोल दिया कि भैया हम भी 1500 रुपये देंगे। तो हमारा ये कहना है कि आप ये मुफ्त की रेवड़ियाँ मत बांटो। आप लाखों करोड़ों का लोन लोगे, कर्ज लोगे और वही हम लोगों को बांटोगे। यही पैसा आप शिक्षा में लगा दो, स्वास्थ्य में लगा दो, हमें रोडें सही कर दो। ये तो आप क्या कर रहे हो, पूरा लोगों को मतलब फ्री में चीज़ें, अनाज दे के सारी सरकार बना रहे हैं हम। बना रहे हो। तो ये तो कोई हम डेवलपमेंट की तरफ तो लेकिन एक पार्टी तो ऐसा कर नहीं रही है, तो सभी पार्टियां कर रही हैं। आप दिल्ली में देख लो, आप मध्य प्रदेश में देख लो, आप किसी भी राज्य में देख लो। वही सर, कंपटीशन फंस गया है। अब हर व्यक्ति यही चाह रहा है। केजरीवाल जी तो बिजली मुफ्त दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, कोई राशन मुफ्त दे रहा है। तो ये चीज़ें तो हमें बहुत ज़्यादा पीछे ले जाएगी। हमें लेकिन लोग लेते भी तो हैं भाई, लोग क्यों स्वीकार करते हैं? इसके पीछे आप वजह जानने की कोशिश अगर करें तो, अगर कोई गरीब आदमी है, छोटा व्यक्ति है, बहनें हैं जिनको 1000 रुपये 1200 रुपये महीने के मिल रहे हैं, तो वो तो चाहेगा कि मिल जाए। पर आप लोग, हमने हमारी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में सौंपी है कि भैया आप हम हमारे मत का सही उपयोग करें। और हमने जनप्रतिनिधियों को हमने दिया है कि भैया आप लोग हमारे प्रदेश को मैनेज करें, देश को मैनेज करें, उसको आगे ले जाए। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। अब आप ही लोग ये इनिशिएटिव लेंगे तो आप उस गरीब आदमी से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो, मैं उसको 2000 रुपये दूँ और वो नहीं ले? वो तो लेगा। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा सब आपके माध्यम से सब मतदाताओं को ये कहना है कि हमें ये चीज़ पे ध्यान दें कि हमारे जब बीच में जनप्रतिनिधि आए तो हमें ये मैसेज कन्वे करें कि भैया हमको ये मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए। आप इतना पैसा जन कल्याण योजनाओं में लगा दो, जिससे अल्टीमेटली देश और प्रदेश का फायदा। इस बार आपका जो वोट जाएगा वो किस मुद्दे पे जाने वाला है? मुद्दे तो यही रहेंगे, बेरोजगारी है। बेरोजगारी। हाँ, मुख्य बेरोजगारी है। उसके बाद एक जो ये स्कैम जो हो रहे हैं, जैसे भैया ने अभी बताया कि पटवारी घोटाला था, ये व्यापम 1, 2, 3 कंटिन्यू हो गया। तो इस तरीके की जो ये स्कैम हो रहे हैं, रोक लगना रोक लगनी चाहिए, चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। खैर ये ठीक है। चीज़- अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जैसा भैया ने बताया कि आजकल मुफ्त की रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, सरकार तो एक चीज़ और लेके आई है। अभी बीजेपी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, वो तो ये लेके आई है कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, नौकरी देंगे। तो ये स्कीम कैसी है? सर उससे कितने लोगों को लाभ होगा आप बताइए मुझे। जब इतना सारा युवा बेरोजगार हो रहा है, किसी की एज निकल रही है, किसी का घर निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है आप बताइए मुझे। 2017 से वैकेंसीज़ नहीं आई हुई हैं। ऐसा ही कि MPPSC का 3-3, 4-4 साल का रिजल्ट रह रहा है। तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा आप मुझे बताइए। क्योंकि यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि आज पेपर हुआ तो उसके 2 महीने बाद जो है रिज़ल्ट आ जाए। सेंट्रल में देखिए आप, 1-1 महीने में पेपर हो जाते हैं, 1-1 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन ये अपने व्यापम घोटाले में मेनली कितनी चीज़ें हो रही हैं, कभी ओपन होता है, कभी क्लोज हो जाता है। तो ये क्या चल रहा है? शिवराज सरकार का चेहरा कैसा लगा 20 सालों में? सर शिवराज जी का व्यक्तिगत तौर पर भी और सरकार के तौर पर? व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत बढ़िया आदमी है वो। चूँकि उन्हें योजना लाने का सही वो है, तो मतलब योजनाएं वो लाते तो हैं सही अनुकूल, लेकिन वो हो नहीं पाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अब मेन योजना तो ये बेरोजगार योजना ही आनी चाहिए। एक जैसे लाडली बहना योजना आ जा रही है, तो एक बेरोजगार योजना भी आ जाए। मतलब लड़कों को भी पैसा मिलना चाहिए, जैसा लड़कियों को दे रहे हैं सरकार। भाई जितना भी ये, उसमें क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि लड़का अलग लड़की अलग? सभी को दो ना, फिर 1250 हमें 500 ही दे दो। यार ये बात भी इनकी सही है कि आप 1250 दे रहे हो तो कम से कम 500 रुपये हमको दे दो, ताकि हम। अच्छा, तो आपका वोट इस बार किस मुद्दे पे जाने वाला है? यही बेरोजगारी पे जाने वाला है। यार बेरोजगारी पे आप भाई साहब किस मुद्दे पे वोट करने वाले हैं इस बार? क्योंकि आपने बहुत सारी बातें अभी सुनी है, सभी लोगों ने कहा। आपका मंतव्य और क्या है, आपकी सोच क्या है? आप जब वोट डालेंगे तो दिमाग में क्या चीज़ आएगी पहली? सर एक तो क्या है कि ये जो गांव का जो एरिया है इनका, ये उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे कि इनके जो जनप्रतिनिधि है वो आते हैं,
वादे कर जाते हैं, बट उसका कोई सल्यूशन जो है वो कहीं तक नहीं निकलता। मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं हाटपिपलिया विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, शिप्रा से, बट वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी और बदतर होते जा रहा है, ना कि कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब अगर आप पंचायतों को देख लेंगे, वो सिर्फ वोट जो आते हैं बस वो उसी के ऊपर प्रॉपर रहते हैं, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी रूरल एरिया में गवर्नमेंट ये कहें कि बहुत कम काम कर रही है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो काम नहीं करते, ये कहना चाह रहे हैं? ये नहीं है, बट मुद्दा ये है कि अगर आप कुछ जो स्कीम्स लेके आ रहे हो वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर पर्सन तक वो समझे और उस चीज़ को वो इम्प्लाई करे। उसकी एक समय सीमा बनना चाहिए, ये कह रहे हैं। जी, अब इसमें इन्होंने करा कि पहले लाडली बहना योजना के फॉर्म्स भरवा दिए, फिर वो बंद करा दिए, फिर जैसे इलेक्शन आए उसके पहले उन्होंने वापस से खोल दिया कि नहीं तारीख वापस आगे बढ़ गई। फिर इसमें क्या रहता है कि अगर आप दे रहे हैं तो आप वो भी तो देखिए कि इंसान के यहाँ कितना है, कितना वो कमा रहा है। अब अगर किसी किसान के यहाँ अगर ट्रैक्टर भी है तो भी उसके यहाँ मिल रहा है, बट अगर जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी गवर्नमेंट उस तक तो पहुँचा ही नहीं रही है, तो फिर मतलब ही क्या है। आर्थिक तौर पे देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना सक्षम है, उस आधार पे उसको देना चाहिए। खैर, ये बात इन्होंने जो कही आर्थिक तौर पे देना चाहिए, ये कितना आप सहमत हैं? जी, आर्थिक तौर पे तो देना ही चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि जॉब्स प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया या अर्बन एरिया, आप दोनों में देख सकते हैं। अगर रूरल एरिया की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और एग्रीकल्चर आप भी जानते हैं कि भगवान भरोसे ही है, बारिश हुई तो हुई, नहीं तो फिर आप सब्सिडी पे रह जाएंगे। तो ऐसा है कि अगर उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए आर्थिक तौर पे, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, अगर उसको अपन अच्छी से आइडेंटिफाई करें और उन तक ये चीज़ पहुँचाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। अच्छा, अब मैं नेताओं की बात करूंगा। अगर आप जवाब देना चाहें तो भी स्वतंत्र हैं, ना देना चाहें तो भी स्वतंत्र हैं। कौन सा ऐसा नेता है जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं? मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वो व्यवहार में, काम में, तरीके में, कांग्रेस में, बीजेपी में, आप में, किसी भी दल में? मुझे, अगर मैं ऐसे मैं अभी किसी नेता के बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ। अगर मेरे को दिमाग में आता तो मैं आपको खैर, बता। आप कुछ बताएं, आप किसी नाम को जो पसंद करते हो। जैसे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री के लिए, कमलनाथ जी, मेरे को उनकी शैली भी 18 महीनों में काफ़ी हद तक अच्छी लगी। उन्होंने कई माफियाओं का सफाया करा। आप प्रदेश में देखिए, एक लाइन से भू माफिया सब साफ हुए, गुटखा माफिया, दारू माफिया, तो उन 18 महीने में काफ़ी कुछ काम हुआ है, तो वो भी मुझे ठीक लगे। आपको क्या लगता है? सर वैसे मैं शिवपुरी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर। यहाँ मेरा LLM चल रहा है, तो चूँकि ऑलमोस्ट सारी विधानसभाओं पर लिस्ट निकाल चुकी है बीजेपी। कुछ रह गई है जो हमारी मेन खास है, जैसी पौरी विधानसभा हुई। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में, क्योंकि आप शिवपुरी का उल्लेख किया आपने, तो जब शिवपुरी का नाम आता है तो सिंधिया का नाम जरूर आता है। आपको क्या लगता है, सिंधिया जी ने बीजेपी में आके अच्छा किया या अपना खुद का नुकसान कर लिया? सर नुकसान का तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो बदलाव तो ज़रूरी था। देखिए, आप अपन और हम आप सामने खड़े हैं, मगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप दूसरे के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मेरे हिसाब से तो उन्हें अच्छा किया, लेकिन उन्हें CM ज़रूर बनना था। उस टाइम पे अगर वो CM बन जाते तो आज मध्य प्रदेश का चेहरा कुछ और देखने लायक होता, क्योंकि शिवराज सिंह काफ़ी टाइम से बन चुके हैं, तो लोग बाग उन्हें इस बार जो है ज़्यादा महत्व दे नहीं पा रहे। हाँ, कम पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग नाम आ रहे हैं आपके दिमाग में, ऐसा नाम जो थोड़ा प्रभावित करता हो लोगों को कि नहीं ये बड़ा अच्छा फेस है, ये लोगों को पसंद आ सकता है? अब सर इसमें तो जैसे सिंधिया जी का जो है वो एक अलग एक ऐसा झलक रहती है कि यार ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ऐसा हमें यकीन होता है कि वो आगे ले जाएगा। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी में CM के चेहरों को लेके खूब लड़ाई चल रही है जी। कौन होगा, कौन नहीं होगा, बड़े कयास चल रहे हैं। क्या लग रहा है, कौन बीजेपी से कौन हो सकता है, कांग्रेस से कौन हो सकता है? सर अभी तक बीजेपी से तो मतलब अगर अपन देखेंगे जो लिस्ट वगैरह जारी हुई है, तो मुझे ऐसा मतलब मेरे पर्सनल व्यूज़ जो हैं वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या फिर कैलाश जी बन सकते हैं या फिर सिंधिया जी। सिंधिया जी। आपको क्या लगता है? नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर जी बनेंगे। तोमर सिंह जी। अच्छा, आप शिवपुरी के इसलिए तोमर साहब को बनाना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो कई सारे मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हो गए हैं, अब कंपटीशन फंस रहा है। आप देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री जी हैं, शिवराज सिंह चौहान तो है ही, अब राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी है।
तो अब मतदाता खुद ही कंफ्यूज है कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, क्योंकि मामा जी के रिपीट होने का चांस तो कम दिख रहा तो मतलब ये अच्छी चीज़ है कि मुख्यमंत्री के लिए लोगों को वोट नहीं करना पड़ता है। है। बोल सकते हैं। सही बात। आपको क्या लगता है कौन सीएम का फेस हो सकता है बीजेपी कांग्रेस में? मैं अगर बात करूं तो अगर एक एक्सपीरियंस अगर लाएं तो मैं हरिंद्र सिंह तोमर जी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि उनके पास वही एक्सपीरियंस है, वो सेंटर से एक्सपीरियंस लेके आते हैं, उन्हें पता है कैसे स्कीम्स इम्प्लीमेंट वो करते हैं। कृषि मंत्री भी हैं। जी जी जी, उन्हें पता है कि आप यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे सुधार सकते हैं, और वो बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करते, तो शायद वो एक अच्छा चेहरा होंगे सीएम के लिए, हमारे लिए। तो ठीक है, मतलब ये हाँ आप कुछ बोल इन सब के बीच हम सिंधिया जी के नाम बोल रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार है, और हम लोगों की दिली इच्छा भी है कि अगर वो भी बनता है तो ऐसी उम्मीद है कि वो जरूर कुछ युवाओं के लिए अच्छा काम करेंगे। खैर बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अलग अलग जगह से सभी लोग हैं। आप हाटपिपलिया से, हाटपिपलिया की बड़ी अच्छी एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं वहाँ की एक कहानी मैंने सुनी है लोगों, मैं आपको बता दूं दर्शकों की, हाटपिपलिया में एक मूर्ति है एक बड़ी अच्छी, वो पानी पर तैरती है। मैंने ऐसी कहानी सुनी है, बड़ी अच्छी कहानी है, आपको शायद पता है कि नहीं आई डोंट नो। लेकिन एक हाटपिपलिया इसीलिए मशहूर है, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पर डोल ग्यारस पर एक मूर्ति जो है पानी में तैराई जाती है, और बहुत पुरानी मूर्ति है, 2.5 किलो वजन की मूर्ति, और पानी पर बड़े आसानी से तैरती है। आप देखिए आस्था का मतलब जो सैलाब उमड़ता है। खैर बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं वापस। तो जिस तरह से आज हमने बात की लोगों से, मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं एक तो मुख्यतः देखा जाए तो, उसके अलावा हम बात करें रेवड़ियों की जो सरकार मुफ्त में बांट रही हैं, तो उनको लेकर भी थोड़ी नाराज़गी है। नाराज़गी या उसको कहें कि एक वो अपना एक मत है लोगों का, वो चाहते हैं कि कम से कम ये ना हो, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा सही जगह लगे, डेवलपमेंट में लगे, बजाय लोगों को घर बैठ के पैसा देने पे लगे। और भी तमाम, हालांकि सरकारों की और लोगों की और अपनी मजबूरियां हैं, पार्टी की वो क्यों पैसा देती है, वोट लेना है नहीं लेना है, तमाम मुद्दे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है, और हमारी भी आपसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलें और मतदान करें, ताकि हम इस चुनाव के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।